नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। मैं सुधांशु EMRS में TGT साइंस के पद पर कार्यरत हूं और मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी क्वेरीज़ डाला था कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा EMRS के एग्ज़ाम पैटर्न को और इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे की जा सकती है, आप कैसे इसकी तैयारियां कर सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में आपको इससे संबंधित जितना भी मेरा ज्ञान है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें इसमें बता सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो EMRS में जो TGT का एग्ज़ाम और होता है और PGT का, वो दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। बट TGT में 150 में से जो आपका असेसमेंट होगा, जिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, वो 120 मार्क्स की होती है। और PGT में जो आपका असेसमेंट होता है उसकी मेरिट लिस्ट बनती है 130 मार्क्स की। तो वन बाय वन पहले मैं TGT के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं PGT के बारे में बात करूँगा। तो TGT में पार्ट 6 होते हैं, मतलब 6 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, जिसमें से आपका जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 होता है वो जनरल सेक्शन कहलाएगा। और जनरल सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो डोमेन नॉलेज है, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, वो आपका 80 मार्क्स का आता है। तो ये जो आपका जनरल सेक्शन है पार्ट 4, इसमें 10-10 मार्क्स के 4 पार्ट बनते हैं, जिसमें ध्यान से समझिए। पहला पार्ट है आपका GS, दूसरा पार्ट है आपका रीजनिंग, तीसरा पार्ट है आपका कंप्यूटर और चौथा पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 10-10 मार्क्स के आपके 40 मार्क्स बन गए। और इसके बाद आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हो जाती है, तो ये बन गया 120 मार्क्स का। ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें से आपका 80 मार्क्स है, पर 85 में से 65 तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे और 10 जो है वो केस बेस और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाना शुरू किया है EMRS ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल का मतलब नॉलेज होना चाहिए। मतलब सिर्फ आपको कंटेंट नहीं पता होना चाहिए और उसको सॉल्व करने का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो जाता है। इसके बाद आपका 5 नंबर का NEP आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। ठीक है। तो 65 + 10 + 5 आपका बन गया 80 मार्क्स। तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बात करना बहुत ज़रूरी है, मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग रहे, इवन तो मैं भी उसमें से एक रहा हूँ, जिसका EMRS में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा भी PGT बायोलॉजी में मेरा जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके पीछे का भी यही एक रीज़न था, वो है लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज का क्या खेल है, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट से ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 120 में से 120 क्यों ना पा जाएं, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी अगर आपने लैंग्वेज सेक्शन को क्वालिफाई नहीं किया है। तो ज़रा लैंग्वेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। जो आपका पार्ट 6 होगा, इसमें आपकी 3 लैंग्वेज होंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश कंपलसरी रहेगी। और इसके बाद TGTs के लिए जो एक थर्ड लैंग्वेज होती है, जिसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, वो आपको कंपलसरी है करना। वो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं अपना बताता हूँ, मैंने हिंदी इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया और तीसरी मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है, वो मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो मैंने हिंदी को ऑप्ट कर लिया था। तो हिंदी, इंग्लिश और वापस से रीजनल लैंग्वेज में मैंने हिंदी ऑप्ट कर लिया। आप रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी ले सकते थे, आप उर्दू, बंगाली, है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, गुजराती, कुछ भी ले सकते हैं आप उसमें। तो ये 10-10-10 और तीनों में आपको एटलीस्ट 40% पाना होगा। मतलब हिंदी का 10 नंबर का पेपर है, मान लीजिए आपका जो पहला वाला जनरल हिंदी, उसमें आपको 4 नंबर चाहिए। इंग्लिश में भी 10 में से आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे। रीजनल लैंग्वेज में भी 4, सेपरेट तीनों में आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सुनने में तो बहुत लग रहा होगा कि 10 में से 4 पाना कौन सी बड़ी बात है, बट -1/4 माइनस मार्किंग होती है। 5 मान लीजिए आपके 5 में से 4 सही हो गए और 1 गलत हो गया, तो अब आपका जो मार्क्स बना वो 3.75, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 6 में से आपका 5 सही हो गया। अब आपका जो मार्क्स बनेगा वो एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो यानी 4.75, मतलब आप एकदम मार्जिन पे पहुंच रहे हो।
तो बहुत ध्यान से इस पेपर को अटैम्प्ट करना रहेगा। अननेसेसरी आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। सेम चीज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा जो पीजीटी बायोलॉजी का था वो मेरा 0.25 से क्वालिफाई नहीं हुआ इंग्लिश, जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। ऑल्दो मेरा जो कट ऑफ से काफ़ी मार्क्स हायर था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि कृपया इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत फोकस करना है आपको, क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, पर इसमें जिसने मतलब ईएमआरएस में जो हिंदी इंग्लिश का पेपर था वो ठीक ठाक लेवल का मतलब दे दिया था, इंग्लिश को तो अच्छी खासी लेवल की दे दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वहीं पे अब मैं पीजीटी की बात कर लेता हूँ। पीजीटी का भी जो जनरल पेपर होता है वो सेम होता है, बस 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो और आपका जो पार्ट 6 होता है उसमें रीजनल लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है। तो एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि कैसे सेक्शन बन गया। तो पार्ट 1 आपका जो बनेगा वो जीएस बनेगा पीजीटी के लिए 10 नंबर का, रीजनिंग बनेगी 20 नंबर की, इसके बाद आपका 10 नंबर का बनेगा आईसीटी यानी कंप्यूटर, और फिर 10 नंबर का बनेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जनरल सेक्शन बन गया 50 नंबर का। अब इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 80 नंबर का बन जाएगा, सेम जैसे मैंने बताया था टीजीटी में, सेम 80 नंबर का वो भी बन जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है 10-10 मार्क्स की, कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं होती है। तो 150 का आपका पेपर है, पर आपकी जो कॉपी में जो मेरिट बनने वाली है चेक होने के बाद वो 130 मार्क्स में बनेगी। होप यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न क्या हो गया। अब जो अगली बात है वो है सिलेबस। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें रैंडम पढ़ने से अच्छा है कि एक बार सिलेबस देख लें, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा समय लगा करके देख तो लें कि हम जिस एग्ज़ाम पे अगले 2 महीने 2.5 महीने 4 महीने दे देंगे वो बेसिकली हमसे पूछ के आ रहा है, एग्जैक्ट नॉलेज क्या बना। हम सोचते हैं कि यार केवी की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सेम चीज़ है, चलो पढ़ डालते हैं। नहीं, मतलब लगभग चीज़ें सेम होती हैं पर कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो आप एक बार थोड़ा सा बैठ करके सिलेबस को देख लीजिए। तो जैसे टीजीटी पीजीटी का जो जनरल पेपर का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें थोड़ा सा एजुकेशन से सेक्टर की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं। फिर जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें, तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आईसीटी में भी काफ़ी बेसिक्स चीज़ें, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की कोई चीज़ पूछा नहीं गया है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्जैक्टली सेम होता है। तो एक बार आप सिलेबस देख लेंगे। और सब्जेक्ट तो देखिए सबका सेम रहता है। और जहाँ तक है आपका टीजीटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका 9th-10th बेस होता है, और आप पीजीटी की प्रिपरेशन करते हो तो 11th-12th बेस होता है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि जो एनसीईआरटी के जो 9th-10th के जो सिलेबस हैं, अब पुरानी किताब को थोड़ा आप वो देखिएगा, क्योंकि नई किताब जो है एनसीईआरटी की उसमें काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है। तो पुरानी वाली किताब अगर आपको मिल जाएगी कोविड के पहले वाली, तो वो ज़्यादा बेहतर है 9th-10th के लिए। और जो टॉपिक्स आपके 9th-10th में हैं, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको 11th-12th और अप टू ग्रेजुएशन तक भी थोड़ा थोड़ा किसी टॉपिक की देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अपना साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10th क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी छोटा सा डाइजेशन का टॉपिक है। तो आपको क्या करना है कि उसको 12th लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल से पढ़ लेना है, मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना है। सिलेबस 9th-10th का ही रहेगा, बट डिफ़िकल्टी लेवल हायर रहेगी, क्योंकि भाई 9th-10th के लेवल इतना आसान पेपर भी नहीं बनाया जाता कि फिर आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है। जैसे फिज़िक्स के कोई टॉपिक्स हैं जो जैसे मोशन है, तो मोशन को थोड़ा अप लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहती है। आपका सिलेबस टीजीटी 9th-10th को बेस बना करके पढ़ना है और 11th-12th को बेस बना के पढ़ना है पीजीटी के लिए, ठीक है। बाकी एनईपी वगैरह तो काफ़ी इजी रहता है और बड़े आराम से हो जाता है। अगर आप 1-2 दिन भी कायदे से पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं कि कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी किया है, फिर आप अपने हिसाब से उसको देखिएगा। तो उसके पहले मैं आपसे एक बात, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे प्रिपरेशन को लेकर के, और मुझसे बहुत बेहतर टीचर्स आपको मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी को कोई चीज़ रिलेट कर जाता है, कोई किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती है।
मेरा क्या मानना है कि जिस जूते को पहन करके मैं चल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस जूते में आप भी कंफर्टेबली पैर डाल करके चल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की है वही तैयारी आपके लिए आइडियल होगी। ये मेरा मानना है कि ये किसी से भी हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो 12 घंटे पढ़ लिया, वो 8 घंटे पढ़ लिया, वो 4 घंटे पढ़ लिया, मेरी क्या कैपेसिटी है ये मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ, है ना। अब मुझे लगता है कि कोई टॉपिक मैं आधे घंटे में बहुत बेहतर समझ जाता हूँ, तो मुझे 4 घंटे उस टॉपिक को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं 16 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी 6-7 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई भी की होगी, है ना। मैंने केवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में खैर मैं नहीं हो पाया। मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2021 का, ईएमआरएस का मैंने क्वालिफाई किया। मैंने आज तक कभी 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। पर अब मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये सबके लिए सही है, सबका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। ये बात मैं आपको पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप सोचिए कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे कर करके क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं जितनी बातें कहता हूँ ऑनेस्ट बातें अपने तरीके से कहता हूँ, घुमा फिरा के मुझे बातें कहने की आदत भी नहीं है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि हो सकता है वो आपको अच्छी भी लगेगी, हो सकता है आपको बुरी भी लगेगी। मैं अपनी तैयारी की बातें आपको करता हूँ। देखिए किसी भी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें टॉपर नहीं बनना होता, ये मेरा पहला मानना है कि भाई 120 नंबर का पेपर है तो मैं 110 नंबर पा जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन 80 नंबर वाले का भी हुआ, सिलेक्शन 60 वाले का भी हो गया, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट की जो कट ऑफ गई थी वो 63.75 गई थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो बहुत बढ़ जाएगी तो 80 चली जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। 120 में से 120 तो हर कोई पा ही नहीं सकता भाई, पेपर इस तरीके से बना ही नहीं जाता कि हर कोई 100 आउट ऑफ 100 पा जाए, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फिर हमें पहले ये देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ से कितने नंबर उठा ले रहे हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देख तो लूँ कि मेरी तैयारी में मैं बिना तैयारी किए जो मेरी आज तक की नॉलेज है, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीएड किया, फिर मैंने मान लो मास्टर्स कर लिया, मैंने जो सीटेट की तैयारी कर ली, मैंने जहाँ भी, भाई आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपकी काफ़ी कुछ प्रिपरेशन हुई होगी, तो आपका कुछ एक कॉमन आईक्यू लेवल होगा, कुछ आपकी लर्निंग्स होगी। तो पहले एक काम करना होता है कि चलिए उसको असेसमेंट कर लें। तो मैं क्या करता हूँ कि जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो पहले मैं 1-2 प्रीवियस ईयर उसके पेपर को देखता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। भले उसमें मुझे 10 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, लेकिन मुझे पेशेंटली एकदम उस पेपर को सॉल्व करना है। ये मेरा तरीका है, ताकि इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस सेक्शन में मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, किस में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। कुछ आइडिया तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है कि मान लीजिए मैं रीजनिंग में देखा कि मेरे 20 में से यार 8 ही सवाल सही हो रहे हैं। मैंने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरा जो क्या कहते हैं लगभग मैं 8 क्वेश्चन सही कर ले जा रहा हूँ 10 में से। तो कुछ मुझे आइडिया लग जाएगा, और थोड़ा थोड़ा हर कोई अपने अंदर ना एक सेंस होता है, अपने आप को आप एहसास हो जाएगा कि मुझे क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मैं अपने तैयारी पे आ जाता हूँ। तो मेरी तैयारी तो वैसे मान के चलो मैं ईएमआरएस की कोई तैयारी नहीं किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। केवी का रिज़ल्ट आया था अक्टूबर के लास्ट में 24 में। मेरा उसमें इंटरव्यू में मेरा जो मैं अपीयर हुआ था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मुझे दिखा कि आगे मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, रिसेंट कोई एग्ज़ाम था नहीं, तो ईएमआरएस की तैयारी के लिए मेरे पास करीब 15 दिन का समय था। तो फिर 15 दिन की ही जो मेरी पढ़ाई थी वो पढ़ाई मैं आपको जस्ट सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो मेरा मानना है कि आप कहीं से कितना भी पढ़ लीजिए आप कवर नहीं कर सकते। अथाह ज्ञान होता है, तो उसको सबसे आखिरी में देखिएगा। रोज़ आधा घंटा अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर लीजिए जो आपको जीके जीएस पढ़ाता है, उतना देख लीजिए, पर्याप्त है। अब आपकी किस्मत है कि पेपर में आपसे कितने क्वेश्चन टकरा जाते हैं। रीजनिंग बहुत आसान थी मेरे अकॉर्डिंग। रीजनिंग में बिना पढ़े आप मान के चलो मेरे 9 क्वेश्चन सही हो गए थे 10 में से, और एक क्वेश्चन भी गलती से हो गया था गलत। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल कोई भी एस्पिरेंट जो है वो 7-8 क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। आप पेपर एक बार सॉल्व करके देखना, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद तैयारी आप शुरू करना। इसके बाद कंप्यूटर भी मेरे हिसाब से बहुत आसान था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए आपको कुछ अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। बस छोटी बहुत जो नॉलेज है वो आप एक बार देख लेना कि मेरे भी मतलब 8-9 क्वेश्चन आराम से सही हो गए थे इसमें भी। टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ थोड़ा ठीक लेवल का आया है,
पर उन लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड करना और आसान रहेगा जो अभी हाल ही फिलहाल में सीटेट वगैरह दे करके निकल रहे हैं, जो थोड़ा टच में हैं पेडागॉगी वगैरह से, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक बार आप जनरल पेपर देख लेना, और जनरल पेपर में अगर आप 40 में से ये टारगेट मान के चलो, जो 10-10 नंबर का सेक्शन हो गया, कि अगर आप 30 नंबर के आसपास, 30 से 35-40 के बीच में अगर आप टच कर रहे हो माइनस मार्किंग को कंसीडर करते हुए, तो मान लीजिए आप 30-32 नंबर अगर आप आ जा रहे हो, और उधर आप सब्जेक्ट जो आपका 80 नंबर का है, अब सब्जेक्ट के तो देखिए सभी लोग ठीक ठाक सबको नॉलेज होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन आपको जो खिंचता है। तो मान के चलिए आपका जो 80 नंबर का है, अगर आप उसमें से 50-60 को भी टारगेट करते हो, 60 को मैं कह रहा हूँ, 50-60 को अगर आप टारगेट कर लेते हो, तो मान लो 60 की टारगेट किए थे, 50 तक पाए, 50 उधर पा लिए, 30 करीब उधर पा लिए, 80 भाई 80-85 के आसपास पहुंच गए, तो आपका जो सिलेक्शन है लगभग हो जाता है। मैं थोड़ा साइंस के रेफरेंस में ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। आपका जैसे मान सकता हूँ कि एसएसटी है या आपका अदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ी सी हाई और लो होती है। जनरली मैं साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 60-70 अगर आप आ गए, आपका सिलेक्शन लगभग होने लगेगा, और मतलब 80 के आसपास, 60 में तो थोड़ा डायलेमा रहेगा, 80 के आसपास अगर आप पहुंचते हो तो चांसेस काफ़ी बनने लगते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। और अभी मैं आपको कट ऑफ भी शेयर कर देता हूं, जो EMRS की कट ऑफ थी, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब रही बात सर तैयारी करने की, तो देखिए जो मैंने जहाँ से तैयारी किया था, मैं वो आपको बता देता हूँ। आप जैसे शिल्पी मैडम हैं, मैंने इनके वीडियोज़ देखे थे, इन्होंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें और काफ़ी ठीक ठाक समझाई थी। तो इनका जो मैंने जो टॉपिक्स देखे थे, हाँ, इसमें कंप्यूटर की इन्होंने एक अच्छी सी सीरीज़ बना दिया था, करीब 12-13 वीडियो थे उसमें, और काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई थी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया, तो पेपर ऑलमोस्ट फंस भी गया था उसमें से। टीचिंग एप्टीट्यूड भी उनका ठीक ठाक पढ़ाया हुआ है, करीब 25-26 लेक्चर्स हैं उसमें, कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वगैरह भी काफ़ी कराई है, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। इसके बाद रही बात इंग्लिश भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, और काम भर का आ गया था उसमें से। और हिंदी की अगर है तो हिंदी तो खैर मतलब मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं किया था, हिंदी मेरा ठीक ठाक है, तो उससे मेरा हो गया था। बाकी आप हिंदी की प्रिपरेशन रोज़गार विद अंकित भाटी सर के चैनल से कर सकते हैं, उसका भी एक मैं लगा दे रहा हूँ, वो भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रैंडम भी आप जैसे रीजनिंग का है तो 3-4 आप ऐसे देख सकते हैं कि सभी लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है, आप किसी एक प्लेलिस्ट को उठा करके देखिए, आपको अगर चीज़ें समझ में आने लग गई है तो आप उसे पढ़ डालिए। ये मत देखिए कि उस पर लाख में व्यू हैं कि 1000 में व्यू हैं, है ना। 1000 वाला जो व्यू है, ऐसा नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आपको समझ में अगर आ गई, आपकी फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग मैच कर रही है, पढ़ डालिए उससे। मत परेशान होइए कि मुझे इस कोचिंग से करना है, उस कोचिंग से करना है। बड़ी बड़ी कोचिंगों के चक्कर में मेरे समझ से तो मत ही रहिए, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि मेरी प्रिपरेशन के टाइम में भी जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैंने सबकी चीज़ें देखी थी, किसी की काम नहीं आई थी मेरे, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात आपसे मुझे करनी है वो है प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जितनी मेहनत आप पढ़ाई करने में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत या उससे ज़्यादा ही मेहनत आपको प्रैक्टिस करने में करनी है। क्योंकि थ्योरी आपको कितनी समझ में आई, इसका आपको पता तभी चलेगा जब आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आप जितनी भी देर पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में आप अपना एक बड़ा समय प्रैक्टिस को लेकर के ज़रूर करिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप जैसे टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, मैं उसका यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आज भी उसका यूज़ करता हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एरर्स थोड़ी कम मिलती हैं उसमें। और आप घटना चक्र, यूथ और अलग अलग बुक्स जो हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, खुद भी देखो। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया, 9-10 का रेफरेंस TGT और 11-12 का रेफरेंस आपको PGT के लिए लेना है। पहले आप लगभग ख़त्म कर लो एक बार पढ़ करके, जब आपका बेसिक कवर हो जाए, इसके बाद फिर हायर लेवल में जाओ, है ना। क्योंकि पहले आप 80 में से एक लगभग मान के चलो 40 क्वेश्चन तो आप लगभग कर ले जाओगे, बहुत हायर लेवल की आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर थोड़ा और अप लेवल जाने के लिए आप और एक्सप्लोर करो, है ना। एक्स्ट्रा आपको एज लेने के लिए आप थोड़ी और अपनी पढ़ाई को आप दे सकते हो कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज और ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, भटकना नहीं है। भटकना इन द सेंस नहीं है कि एक वीडियो मैंने यहाँ देख लिया इंग्लिश का,
ठीक है, अब इसी वीडियो को जा रहा हूँ दूसरे का देख रहा हूँ, फिर वहीं पे जा रहा हूँ तीसरे को देख रहा हूँ। भाई अगर एक टीचर का थोड़ा आपको समझ में आने लग गया है, वो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले जा रहा है, मतलब आपको हल्की सी नॉलेज दे जा रहा है कि इसको ऐसे करना है, ये इसका बेसिक्स है इसका ना, तो फिर भाई आप खुद एस्पिरेंट हो, लगभग इतनी आईक्यू लेवल सबके अंदर होती है, आप खुद से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसी टॉपिक को 10 जगह पढ़ने से बेहतर है ना, कि आप एक जगह से पढ़िए। वो एक को आप अच्छे से चुन लीजिए पहले ही शुरू में, है ना। वही कहते हैं ना कि सभी लोग कहते हैं यार वो बात कि एक किताब को ही 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है 10 किताब को एक बार पढ़ने से। तो वो चीज़ आप देख लेना कि जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी बैठ जाए भाई, जिस टीचर का पढ़ाया समझ में आ गया उसको पकड़ लेना है और उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। वो हो सकता है कोई पेड बेच में आपको मिल रहा हो, भाई आप कोर्स परचेज कर लिए हैं वहाँ से, हो सकता है यूट्यूब पे आपको कोई मिल जा रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। और जो मैंने आपको बताया रेफरेंस, अगर आपको वहाँ समझ आ रहा है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो रही बात कट ऑफ की, तो देखिए मैं कट ऑफ की भी डिस्कशन कर लेता हूँ। मान के चल सकते हैं कि हाँ, मतलब जिस सब्जेक्ट की आपकी जितनी कट ऑफ गई है आप इसमें से देख सकते हो। मान के चलो कि उससे आपको 10-15 नंबर का आपको वो मार्जिन लेकर के चलना है, कि जैसे मान लीजिए साइंस में 63 गई तो मुझे टारगेट करना है कि वो मेरा लगभग 78 के आसपास, 75 से 80 के बीच में लाने की कोशिश करूँगा, तो चांसेस बनेंगे। तो ये जो फ्रेश आपकी जो कट ऑफ आई थी, इसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ आई थी, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या रही थी। तो वेटिंग लिस्ट में भी लगभग 3-4 नंबर का जो डिफरेंस आपको देखने को मिला था। मैं आपको जनरल की बात बताया तो इस हिसाब से आप देख सकते हो EWS OBC सबकी कुछ धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कम ही गई है। तो जैसे मेरा TGT साइंस का जो कट ऑफ वापस से गया था 63.75 से 61.25, तो मतलब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। वहीं पे अगर आप OBC की देख लेंगे तो 57 गया था, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी भी मैटर करती है, तो आप वो देख लीजिए। और मतलब जो मैं होलसम आपको बताना ये चाह रहा हूँ, सभी लोग देखिए 120 में से 120 नहीं लाना है ना। 120 में से 120 पाने की अगर नॉलेज अगर आप मतलब रखते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम में एकदम आउट ऑफ 100 सब कुछ लेकर के आना। तो आप ये देखो कि मैं कहाँ से कितने नंबर उठा सकता हूँ। भाई मैं GS में से उतने उठा ले रहा हूँ, रीजनिंग में से मुझे इतने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, मैं इतने 6 नंबर 7 नंबर यहाँ से पा रहा हूँ। उसका असेसमेंट आप कैसे करोगे? पेपर लगा करके करोगे, है ना। तो आप वो चीज़ करके देख लीजिए, उसके बाद अपनी अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोटिवेशन। आपको कहीं से मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि क्या है कि 10,000 1 लाख 10 लाख फॉर्म भर गए मैं क्या करूँगा। माइंडसेट को इतना पॉजिटिव बना के रखना है कि ये वैकेंसी मेरे लिए है और मतलब मुझे इसमें हर हालत में सिलेक्शन लेना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बस इसमें तैयारी करूंगा और लेकर के चलूँगा एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एकदम मतलब ये रहना है कि हाँ ये वैकेंसी मेरे लिए ही है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो होना ही होना है। मतलब निगेटिव थॉट्स कहीं से नहीं लाना है कि ये तैयारी कर रहा है वो कर रहा है, इतने फॉर्म भर गए, कुछ नहीं करना है, अब वो करना। अब देखिए जो आपकी बात रही कि वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए भाई वैकेंसी मैंने वैकेंसी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और काफ़ी कुछ मैंने आपको उसमें क्लियरिटी के साथ बताया था, और एक बार आप उसको अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और रही बात अभी की सर की वैकेंसी का स्टेटस क्या है, और मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आए कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले आ रहे हैं तो अब तो नई वैकेंसी नहीं आएगी, फिर ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वाले अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये परमानेंट होने के लिए फिर ये कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं कितने कितने तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। अब देखिए हर छोटी छोटी चीज़ पे मैं तो बार बार वैकेंसी पे वीडियो बना नहीं सकता, मैंने पहले भी कहा था कोई मतलब नहीं है बनाने का, क्योंकि मैं प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ कि बैठ करके कि हाँ मुझे हर एक छोटी सी खबर आई नहीं इस पर वीडियो बना देना है और मुझे हज़ारों लाखों व्यूज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो कुछ अगर मेजर आपको मतलब ऐसी बातें आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ अभी हाल फिलहाल में एक जो बातें आई हैं, हॉस्टल वार्डन का एक कॉन्ट्रेक्चुअल वाला आपको लेटर जो जारी हुआ जिस पे बहुत सारे वीडियो वापस से बन गए, तो उस पर मैं देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए मेरे स्कूल में भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स काम कर रहे हैं, है ना। मुझे प्रोसेस जो है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, केवी हो, नवोदय हो, EMRS हो, सब में ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि जब परमानेंट टीचर नहीं होता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को हायर कर लीजिए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना होने पाए।
EMRS भी इसी सेंस में काम कर रहा है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट जनरल लर्नर हैं और बोर्ड्स के रिज़ल्ट हमारे उतने बेहतर नहीं दिखे जितने केवी और नवोदय के हैं। तो पहली बात तो हमें अभी अपना एकेडमिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत सारे टीचर्स जो थे वो ज्वाइन करके रिज़ाइन कर दिए, कहीं किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, तो ये तो प्रोसेस चलती रहती है और काफ़ी सारी पोस्ट भी अभी खाली हैं। तो अब क्या ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि EMRS आपको तुरंत कह दे कि हाँ लो मैं 2 महीने में वैकेंसी दे रहा हूँ और काम ख़त्म कर दे रहा हूँ और नए जो टीचर आएंगे वो उससे काम चलेगा? तो देखिए चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। आप नवोदय और केंद्रीय विद्यालय 2022 और 23 में इनकी वैकेंसी आई थी, अब तक इनकी सेकेंड फेज़ नहीं आई है। इसके बाद EMRS सबसे लेटेस्ट अभी जो भर्ती अगर किसी ने दी है तो EMRS ने दी है, केवी और NVS और EMRS में कंपैरिजन में कर रहा हूँ। तो 2023 में हमारा जो था वैकेंसी आई थी और एग्ज़ाम 2023 के दिसंबर में हुआ था और जून 2024 में लोगों ने ज्वाइन किया था और जून 2025 जो अभी गया है 2-3 महीने पहले, यहाँ तक वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। मतलब अब जा कर के ये जो वैकेंसी हमारी जो 23 वाली थी वो ख़त्म हो रही है, बाइंड अप हो रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये वैकेंसी जून में भी जा कर के ख़त्म हो रही है, इसका काम ख़त्म हुआ है, जुलाई में आपको वैकेंसी, अगस्त में आपको वैकेंसी आ जाएगी? वैकेंसी आना एक प्रोसेस का समय, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। एक आपको पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल करनी पड़ेगी, आपको पेपर सेटअप्स करने पड़ेंगे, आपको एग्ज़ाम सिटीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, फिर आपको आंसर की देनी है, आपको उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं करेक्शंस लेने हैं, इसके बाद रिवाइज आंसर की आपको देनी है, इसके बाद आपको रिज़ल्ट देना है, प्रॉपर DV करानी है। भाई प्रोसेस में समय लगता है, कम से कम मान के चलो 4-6 महीने का समय तो लगेगा ना। अब आप लोगों को क्या लगता है 4-6 महीने का जो समय अगर जो लगेगा, मान लीजिए आज भी वैकेंसी आती है तो बच्चों की पढ़ाई ऐसे बेकार होने दें? अगर आप होते पॉलिसी मेकर तो आप क्या करते? तो भाई यही किया जा रहा है कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए एक लाइन जोड़ी गई है, पढ़िए इस लाइन को, ये क्या लिखा हुआ है कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के आने तक या सेशन एंडिंग तक। हाँ, तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि जब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर स्कूल में आता है ज्वाइन करने तो उससे एक हम लोग एफिडेविट्स करवाते हैं, लेते हैं और उसमें इस बात को मेंशन करवाया जाता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो 31 मार्च तक होगी, डेट उसमें मेंशन होगी और उसमें ये बात भी लिखी होगी, या फिर परमानेंट वैकेंसी आने तक कोई अगर टीचर परमानेंट आ जाता है तब। मान लीजिए मैंने आज ज्वाइन किया, 4 दिन बाद परमानेंट टीचर आ गया, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे क्यों हटा रहे हो, मैं एफिडेविट साइन करके आपसे नौकरी कर रहा हूँ। आप पूछ लीजिएगा किसी से भी जो केवी में और आपके अगर कोई जान पहचान में होंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होती है। तो उस पर इतना मत हाइप बनाइए जो यूट्यूबर्स बना देते हैं कि अब कॉन्ट्रेक्चुअल से भर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल से भर रहे हैं तो अब ये परमानेंट क्यों देंगे। फुलिश बात है, इसलिए जानबूझ के मैं वीडियो भी नहीं बनाया था इस बात पे लेकर के। क्या मतलब है भाई इस बात पे बात करने का? वैकेंसी आएगी भाई, देखिए आएगी, थोड़ा सा समय लग सकता है। आप नवोदय और केवी से इतनी अपेक्षा क्यों नहीं रख रहे हैं जितनी आप EMRS रख रहे हैं? EMRS काम कर रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। अब फिर वही बात, सर किस महीने आ जाएगी? देखिए भाई, जेन्युइन बातें लोगों को पसंद नहीं आती, ये बात सही है। मीठा मीठा बोलिए, गलत बात भले बोलिए, अगले को अच्छा लगेगी। जेन्युइन बात बोलेंगे तो आप बेकार हो, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये बात हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस महीने में आपकी वैकेंसी आने वाली है, भाई बता देना क्या जेन्युइन सोर्स है, कहाँ से आ रही है, हम लोग को तो नहीं मालूम। हाँ, बस हमको ये मालूम है कि प्रोसेस चल रही है, वैकेंसी आएगी। और भाई आपको जो ये समय मिल रहा है कुछ भी महीनों का, जो 2 महीने 4 महीने तैयारी करिए। और ये तो आप ये मान के चलिए कि हाँ मैं लेकिन इस बात को श्योर कर रहा हूँ वैकेंसी आएगी। जब आपको मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएगी तो फिर आप बैठ करके अपनी तैयारी करिए ताकि यही वैकेंसी फुल एंड फाइनल हो जो आपको नौकरी दे करके जाए। अभी अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी तो आप कैसे हड़बड़ी में तैयारी करोगे? आप ये माइंडसेट में क्यों हो कि हाँ वैकेंसी, मैं जब मुझे पता चल गया कि हाँ ये दिसंबर के 15 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला, अब मैं तैयारी करूँगा। आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, मुझे पता है कि हाँ पढ़ने के लिए कि भाई वैकेंसी आ जाए तो पढ़ने में मन लगेगा। मैं बता रहा हूँ भाई वैकेंसी आएगी, पोस्ट खाली हैं, वैकेंसी बिना आए काम चल ही नहीं सकता, कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चलाएगा ही नहीं नेक्स्ट। तो आप आराम से बैठ करके अपनी तैयारी करिए, बिल्कुल आराम से आप सिलेक्शन लीजिए, EMRS में जुड़ करके काम करिए, ठीक है। और कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपनी EMRS की जो जर्नी थी उसके बारे में भी शेयर करूँ। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।